जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे, सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिकाएं छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। कोशिकाएं सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। रॉबर्ट हुक का अध्ययन उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित हुआ। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका को देखने का श्रेय एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। कोशिका का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कोशिका जीव विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। जब प्याज की एपिडर्मिस को हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये संरचनाएं ही कोशिकाएं यानी सेल हैं। कोशिका सिद्धांत। सन 1838 में वैज्ञानिक एमजे सिलेरन ने पौधों की कोशिकाओं का अध्ययन किया तथा बताया कि पादप कोशिकाएं यानी कि पौधों की कोशिकाएं चारों ओर से एक रेखा द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये एक पौधे की कोशिका, ये चारों ओर से सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति से घिरी हुई होती है। इसकी खोज वैज्ञानिक एमजे सिलेरन ने करी। सन 1839 में वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन्न प्रकार के जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया तथा कहा कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। पौधों की तरह कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली होती है, उसके बाद कोशिका भित्ति नहीं होती, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। तो थियोडोर स्वान ने बताया कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इन दोनों की खोज एक ही समय की थी, इसलिए इन दोनों ने साथ मिलकर कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोशिका सिद्धांत के अनुसार एक छोटे से छोटे जीव से लेकर एक बड़े विशाल जीव तक सभी जीव जो होते हैं कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका एक स्वतंत्र रूप में कार्य करने में सक्षम है या फिर ये संयुक्त रूप में बहुत सी कोशिकाएं मिलकर जब जीव या जंतु बनाती हैं तब भी वह कार्य करने में सक्षम है। यानी कि एक कोशिका एक स्वतंत्र रूप में भी कार्य करने में सक्षम है और कोशिकाओं के समूह से मिलकर बने जंतु और पौधे में भी कार्य करने में सक्षम है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी सजीव सरलतम एक कोश के जंतु से लेकर जटिल उच्च वर्ग के जंतु एवं पौधे कोशिकाओं एवं कोशिकाओं के उत्पादों द्वारा रचित होते हैं। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से यानी एक अकेली कोशिका तथा संपूर्ण जंतु या पौधे में संयुक्त रूप से कार्य करने में सक्षम है। इस कोशिका सिद्धांत में ये भी कहा गया था कि कोशिका पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती है, लेकिन सिलेरन एंड स्वान इसका कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। रुडोल्फ वर्चो ने सिलेरन एंड स्वान का जो सिद्धांत था उसमें बदलाव कर कर एक नया कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहते हैं। आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सजीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सभी कोशिकाएं आधारी रूप से एक समान होती है जिनमें जीव द्रव्य, केंद्रक एवं कोशिकांग होते हैं। कोशिका पर पतली कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति का आवरण होता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। सभी कोशिकाओं का रासायनिक संगठन एवं उपापचय क्रिया एक समान होती है, इसलिए कोशिकाओं को सजीवों की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है जो एक संतति से दूसरी संतति में वंशागत होता है, इसलिए कोशिकाओं को वंशागति की इकाई कहा जा सकता है। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहता है कि जितने भी जीवित जीव है उनका शरीर एक कोशिका या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका जो है जीवित जीवों की शरीर के निर्माण करने वाली और कार्य करने वाली सबसे छोटी इकाई होती है। सभी जो कोशिकाएं होती हैं उनकी आधारभूत संरचना समान होती है, यानी कि एक कोशिका होगी, उसके चारों ओर कोशिका झिल्ली होगी, उस कोशिका में जीव द्रव्य होगा और उस कोशिका के बीच में एक केंद्रक होगा जिसमें कि न्यूक्लिकम यानी डीएनए, आरएनए होगा
और इस कोशिका द्रव में कोशिकांग यानी कोशिका के अंग होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वगैरह। सभी कोशिकाओं का रासायनिक संगठन एवं उपापचयी क्रिया एक समान होंगी। इन्होंने ये भी कहा कि जो सभी कोशिकाएं वो एक समान रासायनिक संगठन की यानी समान पदार्थों से बनी होंगी और इनमें जो भी उपापचयी क्रिया होती वो भी समान होंगी। इसके साथ ही जो सभी कोशिकाएं होती है वो चारों ओर से एक कोशिका झिल्ली द्वारा गिरती है। ये कोशिका है तो इसकी ये चारों ओर ये कोशिका झिल्ली होगी, और जो पौधे की कोशिका है उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति भी होगी, जबकि जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली होगी, उनके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होगी। नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से विभाजन द्वारा ही बनती हैं। जो नई कोशिकाएं वो पहले से उपस्थित कोशिका से विभाजन के द्वारा ही बनती हैं। कोशिकाएं में आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहता है कि ये जो कोशिका है इसमें के केंद्रक में जो आनुवांशिक पदार्थ है वही एक संतति से दूसरी संतति में जाता है, यानी कि माता पिता से आनुवांशिक पदार्थ बच्चों में जाता है। इसलिए उन्होंने कोशिका को वंशागति की इकाई माना। लेकिन कोशिका सिद्धांत सभी पे लागू नहीं होता, इसके कुछ अपवाद भी हैं। विषाणु कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं क्योंकि ये केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। इनमें कोशिकीय संरचना तथा कोशिकांगों का पूर्ण अभाव होता है। विषाणु केवल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए के बने होते हैं। इनमें कोशिकांग नहीं होते, इनमें केंद्रक नहीं होता। जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल जैसे प्रोकैरियोटिक जीवों में सुसंगठित केंद्रीय भित्ति का अभाव होता है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहता है कि जो कोशिका है उसमें केंद्रक होगा और केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ होगा। लेकिन जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ तो होता है, लेकिन उसके चारों ओर केंद्र की भित्ति नहीं होती है। के चारों ओर केंद्र की भित्ति नहीं होती, बल्कि जो डीएनए आरएनए होते हैं वो कोशिका द्रव में ऐसे ही बिखरा हुआ होता है। बाउचीरिया नामक शैवाल तथा फाइटोप्थोरा जैसे कवक जिसमें पट रहित तथा बहुकेंद्रीय अवस्था अर्थात सिनेसिटिक स्थिति की व्याख्या कोशिका सिद्धांत द्वारा संभव नहीं है। जो शैवाल होते हैं फाइटोप्थेरा जैसे वो उनकी एक ही कोशिका में कई सारे केंद्रक होते हैं, जबकि आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहता है कि एक कोशिका होगी उसमें एक केंद्रक होगा और उसमें कोशिकांग होंगे, जबकि बाउचेरिया और फाइटोप्थेरा में एक ही कोशिका में कई सारे केंद्रक होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं जिनका न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए या आरएनए चारों ओर से न्यूक्लियर झिल्ली यानी कि केंद्रकीय झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता, वे प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती है। यानी कि एक कोशिका है, उस कोशिका में ये डीएनए या आरएनए है, वो डीएनए आरएनए चारों ओर से एक केंद्रकीय झिल्ली द्वारा नहीं घिरा होता है, वे कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एक कोशिका झिल्ली होगी और इसमें बीच में डीएनए आरएनए होगा। तो इस तरह से तो वे कोशिकाएं जिनका न्यूक्लिक अम्ल चारों ओर से केंद्र की झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा नहीं घिरा होता प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाएंगी। यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं जिनका न्यूक्लिक अम्ल चारों ओर से न्यूक्लियर झिल्ली से घिरा रहता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। अब वे कोशिकाएं जिनका कि डीएनए आरएनए चारों ओर से एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ है वे यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है और ये यूकैरियोटिक कोशिका है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो न्यूक्लिक अम्ल है वो न्यूक्लियोइड के रूप में होता है, उसकी चारों ओर एक केंद्र की झिल्ली नहीं होती है, जबकि यूकैरियोट में ये न्यूक्लिक अम्ल चारों ओर से एक केंद्र की झिल्ली द्वारा घिरा होता है।
यूकैरियोटिक कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी चीजें नहीं होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। आकार। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आकार होता है 0 से 1 या 10 यूएम तक होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का 10 से 100 यूएम अधिक आयतन का होता है। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो छोटे आकार की होती है, यूकैरियोटिक कोशिका बड़े आकार की होती है। अनुवांशिक पदार्थ। वृत्ताकार डीएनए। कोई रेखीय डीएनए नहीं। डीएनए से संबंधित हिस्टोन नहीं होते। केंद्राव के रूप में होता है, केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है। वही प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, बल्कि वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो कोशिका द्रव होता है उसमें ऐसे ही पड़ा होता है, उसमें केंद्रीय झिल्ली का अभाव होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन होता है और वो हिस्टोन से मिलकर गुणसूत्र बनाता है। यानी यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो हिस्टोन के साथ मिलकर गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है, और ये केंद्र उसके चारों ओर केंद्रीय झिल्ली होती है। केंद्रीय पदार्थ की स्थिति। कोशिका द्रव में डीएनए। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनके कोशिका द्रव में डीएनए ऐसे ही बिखरा रहता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो केंद्रक के अंदर होता है। कोशिकांग। कोई झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें कोई भी झिल्लीबद्ध कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जिकाएं नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, पिंड, लाइसोसोम कोशिकाएं विद्यमान रहती है। यानी कि इसमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका वृद्धि सदा मौजूद, इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे जीवाणु वगैरह उनमें कोशिका वृद्धि मौजूद होती है, लेकिन वह पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। जंतुओं में होती ही नहीं। पादप व कवकों में सेल्यूलोज व काइटिन की होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में जो जंतु कोशिका होती है उनमें कोशिका वृद्धि नहीं पाई जाती। पौधों की कोशिका में कोशिका वृद्धि पाई जाती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है, और कवकों की कोशिका वृद्धि काइटिन की बनी होती है। श्वसन। श्वसन प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीजोसोम द्वारा होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। जनन अधिकतर अलैंगिक होता है, उदाहरण बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल। यूकैरियोटिक कोशिका में जनन अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार का होता है, उदाहरण प्रोटिस्टा, कवक, पादप यानी प्लांट और जंतु।